अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम यूनिट नंबर 4 डिस्कस करेंगे। यूनिट का टाइटल है यूज ऑफ द माइक्रोस्कोप। ये यूनिट ओएसपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ओएसपी का ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। यूनिट के जो जनरल कंटेंट्स हैं उसमें शामिल है हाउ टू यूज माइक्रोस्कोप इन लैब। तो हम इसमें डिस्कस करेंगे माइक्रोस्कोप क्या होती है, माइक्रोस्कोप की मुख्तलिफ टाइप्स कौन सी हैं और माइक्रोस्कोप को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें हम प्रोफेशनल एट्रीब्यूट्स और नॉर्म्स को सामने रखेंगे कि हाउ वी कैन यूज अ माइक्रोस्कोप, हाउ वी कैन हैंडल द माइक्रोस्कोप। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप इज ए ग्रीक वर्ड। माइक्रो मीन स्मॉल एंड स्कोप मीन टू लुक। इसका मतलब ये हुआ कि ये वो इंस्ट्रूमेंट है that is used for viewing objects that are too small to be seen by the naked or unaided eye। तो वो इंस्ट्रूमेंट जिसको हम उन तमाम चीज़ों को देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं जिनको हम आम आंख से नहीं देख सकते। मीन माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स को देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। तो माइक्रोस्कोप इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट दैट यूजेस ए लेंस और कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज टू प्रोड्यूस मैग्नीफाइड इमेज ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, स्पेशली ऑब्जेक्ट्स टू स्मॉल टू बी सीन बाय द अनएडेड आई। तो माइक्रोस्कोप एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जो मुख्तलिफ किस्म के लेंसेज को इस्तेमाल करता है, मुख्तलिफ कम्बिनेशन ऑफ लेंसेज का इस्तेमाल करता है ताकि किसी भी स्मॉल ऑब्जेक्ट का मैग्नीफाइड इमेज हो। मैग्नीफाइड का मतलब लार्ज इमेज प्रोड्यूस हो। तो स्पेशली माइक्रोस्कोप हम उन तमाम ऑब्जेक्ट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं जो हमें आम आंख से दिखाई नहीं देती, क्योंकि ह्यूमन की जो आई है इट कैन डिफरेंशिएट टू ऑब्जेक्ट्स 1 mm अपार्ट। तो हम 1 mm अपार्ट जो है उससे कम कोई फासले की चीज़ उसको हम नहीं देख सकते। फिर उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करेंगे। माइक्रोस्कोपी is the use of the microscope. Microscope is an instrument and microscopy is the use of the microscope. The science of investigating small objects using such an instrument is called the microscopy। तो जब हम माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल करेंगे किसी चीज़ को देखने के लिए, स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए, तो इस प्रोसेस को, इस प्रोसीजर को हम माइक्रोस्कोपी कहेंगे। तो इन समरी माइक्रोस्कोपी इज द यूज ऑफ द माइक्रोस्कोप। माइक्रोग्राफ इज अ पिक्चर दैट इज टेकन थ्रू द माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप से ली गई पिक्चर को हम माइक्रोग्राफ कहते हैं। जनरल हिस्ट्री ऑफ द माइक्रोस्कोप पे बात करें तो लाइट माइक्रोस्कोप इज वन ऑफ द मोस्ट बेसिक एंड एसेंशियल पीसेस ऑफ इक्विपमेंट यूज इन एनी लेबोरेटरी। जो हमारे पास लेबोरेटरी है, डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी है या रिसर्च लेबोरेटरी है, उसमें लाइट माइक्रोस्कोप बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बेसिक इंस्ट्रूमेंट है। It is used for visualizing very small objects like cells, bacteria, parasites, ova और cysts। तो माइक्रोस्कोप को हम जो स्मॉल ऑब्जेक्ट्स हैं जिसमें सेल्स हैं, बैक्टीरिया है, पैरासाइट्स हैं, ओवा या cysts वगैरह हैं प्रोटोजोन के, उनको देखने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। जो सबसे पहली माइक्रोस्कोप थी वो 1595 में हेंस जेनसन एंड हिज सन ज़ेकेरियस जेनसन ने डेवलप की। 1609 में गैलीलो गैलीलाई ने कंपाउंड माइक्रोस्कोप इन्वेंट की और 1665 में रॉबर्ट हुक फेमस माइक्रोग्राफी एज पब्लिश्ड व्हिच आउटलाइंस हुक्स वेरियस स्टडीज यूजिंग द माइक्रोस्कोप। तो रॉबर्ट हुक ने जो अपना फेमस माइक्रोग्राफी पब्लिश किया, जो उन्होंने माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल करके मुख्तलिफ स्टडीज दी, और रॉबर्ट हुक वे ही वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले डेड सेल को डिस्कवर किया था। जब हम माइक्रोस्कोप की बात करते हैं तो माइक्रोस्कोप में हमें मुख्तलिफ टर्म्स का सामना करना पड़ता है, जब मुख्तलिफ टर्म्स हम इस्तेमाल करते हैं। उसमें जो बेसिक टर्म है मैग्निफिकेशन है, फिर टोटल मैग्निफिकेशन आती है और रेजोल्यूशन आती है। तो मैग्निफिकेशन का मतलब ये हुआ कि किसी भी ऑब्जेक्ट के साइज को, अपरेंट साइज को इंक्रीज करने को हम मैग्निफिकेशन करते हैं। मैग्नीफाई का मतलब एनलार्ज करना। डिग्री ऑफ एनलार्जमेंट को हम मैग्निफिकेशन कहते हैं, कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को कितना टाइम बड़ा कर सकते हैं। तो the increase in the apparent size of an object is called the magnification. The number of times the length, breadth or the diameter of an object is multiplied, that is called the magnification. It depends, अब magnification किस पर डिपेंड करती है? ऑप्टिकल ट्यूब लेंथ पर डिपेंड करती है, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट
ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करती है, मैग्नीफिकेशन पावर ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंसेज पर, और मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द आई पीस पर डिपेंड करती है। तो टोटल मैग्नीफिकेशन हमेशा हम आई पीस और मैग्नीफिकेशन ऑब्जेक्टिव लेंस की मैग्नीफिकेशन को मल्टीप्लाई करके हासिल करते हैं, क्योंकि आई पीस वो लेंस होता है जिससे कोई भी ऑब्जर्वर किसी स्पेसिमन को ऑब्जर्व करता है, और ऑब्जेक्टिव लेंस जो स्लाइड के ऊपर जो लेंस होता है उसको हम ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं। तो जब हम टोटल मैग्नीफिकेशन फाइंड करेंगे तो टोटल मैग्नीफिकेशन आई पीस और ऑब्जेक्टिव लेंस की मैग्नीफिकेशन को मल्टीप्लाई करने से हासिल होगी। रेजोल्यूशन पावर किसी भी माइक्रोस्कोप की वो पावर होती है जो दो पॉइंट्स को सेपरेट करे, which distinguish two points. The ability of a microscope to distinguish between two points is called the resolution. तो ability to reveal closely adjacent structural details separate and distinct, मीन दो पॉइंट्स को डिस्टिंक्ट करके और सेपरेट करके दिखाने की जो एबिलिटी है माइक्रोस्कोप की, उसको बोलते हैं रिजोल्यूशन। ये मुख्तलिफ किस्म के जो सेल्स हैं उनके साइजेस दिखाए हुए हैं कि डीएनए जो डबल हेलिक्स है इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे, इसका साइज 10 पिकोमीटर होता है, और इसके लिए जो माइक्रोस्कोप इस्तेमाल होती है 10 पिकोमीटर से और 1 नैनोमीटर तक एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी, एएफएम मीन एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी। जब उससे थोड़ा सा लार्ज साइज का देखें तो हमारे पास आता है 100 नैनोमीटर तक टी इवन बैक्टीरियोफेजेस वायरसेस हैं। बैक्टीरियोफेजेस वो वायरस होते हैं जो बैक्टीरिया को किल करते हैं, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। इनका साइज आता है अराउंड अबाउट 15 नैनोमीटर तक। तो इनके लिए हम ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं, टेमिस फॉर ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इकोलाई का साइज आता है 1 माइक्रोमीटर, इसके लिए हम स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करते हैं। रेड ब्लड सेल्स 7.7 माइक्रोमीटर तक आता है, तो उसके लिए हम लाइट माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो टिक्स हैं, जो एक्चुअल साइज है उनको ये हमारी नेक्ड आई से भी इनको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो इनका साइज चूंकि 1 mm से ज़्यादा होता है तो ये इजीली नेक्ड आई से विजिबल होते हैं। तो जब हमें ये 100 माइक्रोमीटर से जो या 1 mm से जो नीचे बिलो साइज की जो चीज़ें हैं, जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो ऑर्गेनिज्म हैं, उनको देखने के लिए हमने माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना है। और वो डिपेंड करता है टाइप ऑफ द ऑब्जेक्ट पर, टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म पर। जितना उसका साइज इस्तेमाल होगा उतनी स्ट्रॉन्ग किस्म की माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना होगा। Light microscope, use of any kind of the microscope that uses visible light to observe specimen। तो वो माइक्रोस्कोप जो विजिबल लाइट को इस्तेमाल करती है उसको हम लाइट माइक्रोस्कोप कहते हैं। तो टाइप्स ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप में हमारे पास आती है सिंपल माइक्रोस्कोपी, कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप, डॉर्क फील्ड माइक्रोस्कोपी, फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी, डिफरेंशियल इंटरफेरेंस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी, फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी और कन्फोकल माइक्रोस्कोपी। Instruments of the microscopy, तो सिंपल माइक्रोस्कोप ओनली हैव वन लेंस। अब जो सिंपल माइक्रोस्कोप होती है और कंपाउंड माइक्रोस्कोप, उनमें फ़र्क यही है कि सिंपल में सिर्फ एक ही लेंस होता है, सिमिलर टू ए मैग्नीफाइंग, ये सिर्फ मैग्नीफाइंग लेंस की तरह लगती है। लीवन सिंपल माइक्रोस्कोप अलाउड हिम टू मैग्नीफाइड इमेजेस फ्रॉम 100 to 300x। जो लीवन हुक की जो माइक्रोस्कोप थी वो सिंपल माइक्रोस्कोप थी, क्योंकि उसमें सिंगल लेंस मौजूद था, लेकिन उसकी मैग्निफिकेशन पावर 100 to 300x थी। They were so difficult to focus, he built a new one for each specimen, a total of 419। तो उन्होंने 419 मुख्तलिफ किस्म की माइक्रोस्कोप बिल्ड की थी। He did not share his techniques with other scientists. Even today, his source of lighting is unknown। उन्होंने अपनी टेक्निक्स का साइंटिस्ट के साथ तो शेयर नहीं किया, लेकिन अब भी उनका जो सोर्स ऑफ लाइट है वो अननोन है। उनकी जो डॉटर हैं उन्होंने 100 उनकी माइक्रोस्कोप को डोनेट किया टू द रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन बिफोर हिज डेथ इन 1723। अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होती है? कंपाउंड माइक्रोस्कोप हैव सेवरल लेंसेज, मोर देन 2, एटलीस्ट 2 होंगे, मैक्सिमम ज्यादा भी हो सकते हैं। तो light originate from an illuminator and pass through the condenser lens which direct light onto the specimen। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में सेवरल लेंस होते हैं, लाइट इल्यूमिनेटर से ओरिजिनेट होगी और कंडेंसर से पास होगी, फिर स्पेसिमेन पर वो लाइट डायरेक्ट होकर और फिर हमारे मुख्तलिफ लेंसेज से गुजरकर वो मैग्नीफाई होगी। कंडेंसर जो है ये एंटोनी वान लीवन हुक की माइक्रोस्कोप में कंडेंसर नहीं था।
लाइट देन एंटर्स द ऑब्जेक्टिव लेंस, तो जब लाइट स्पेसिमेन पर पड़ेगी तो फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव लेंस से एंटर होते हुए विच मैग्नीफाई द इमेज, दीज आर द क्लोजेस्ट लेंसेज टू द स्पेसिमेन। तो ऑब्जेक्टिव लेंस वो लेंस होते हैं जो स्पेसिमेन के क्लोज होते हैं। तो सबसे पहले इल्यूमिनेटर से लाइट आएगी, कंडेंसर से पास होगी, फिर स्पेसिमेन पर पड़ेगी, और फिर लाइट ऑब्जेक्टिव लेंसेज से पास होते हुए देन इट विल रीच द आईपीस और ओकुलर लेंस। स्कैनिंग ऑब्जेक्टिव लेंस जो होते हैं वो 4x होता है, मतलब जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसके उनके मुख्तलिफ मैग्निफिकेशन पावर होती है। जो सबसे लोएस्ट होते हैं उसमें हम 4 इस्तेमाल करते हैं, स्कैनिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा लो पावर ऑब्जेक्टिव लेंसेज में 10x आता है, हाई पावर में 40 to 45, और आयल इमर्जन जो लेंस है उसमें 95 to 100x आता है। The image of the specimen is magnified once again by the ocular lens or the eyepiece। तो जब हमें ऑब्जेक्टिव लेंस से इमेज मैग्नीफाई मिलेगा तो उसको जो हमारा आई पीस है, जिसको हम ऑकुलर लेंस भी कहते हैं, उसको मजीद मैग्नीफाई करेगा। तो इस तरह जो टोटल मैग्नीफिकेशन होगी वो ऑब्जेक्टिव लेंस की और आई पीस की मैग्नीफिकेशन की मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। अगर हम ऑब्जेक्टिव लेंस में 4 इस्तेमाल करेंगे और आई पीस में 10 है तो उसकी टोटल मैग्नीफिकेशन हो जाएगी 40। अगर हम ऑब्जेक्टिव लेंस में 10 इस्तेमाल कर रहे हैं और आई पीस 10 है तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 100 हो जाएगी। तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो हमारे पास 100 टाइम मैग्नीफाई हो जाएगा। Total magnification power obtained by multiplying objective lens power by ocular lens power। जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया कि जो टोटल मैग्निफिकेशन पावर है वो ऑब्जेक्टिव लेंस की पावर से और ओकुलर लेंस पावर को दोनों को मल्टीप्लाई करने से हासिल होगी। कंडेंसर जो है वो किसी भी इमेज को मैग्नीफाई नहीं करता। कंडेंसर लेंसेज डू नॉट मैग्नीफाई इमेज। तो हम देख सकते हैं कि अगर हम स्कैनिंग लेंस इस्तेमाल कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव लेंस में जिसकी पावर 4x होती है, और ऑकुलेंस जो लेंस होता है जो जिसको आई पीस कहते हैं उसकी मैग्नीफिकेशन पावर 10x होती है, दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाएगा 100x आ जाएगा, सॉरी दोनों को मल्टीप्लाई करने से 40x आ जाएगा। अगर ऑब्जेक्टिव लेंस 10x है और ऑकुलर लेंस 10 है तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 100x, टोटल मैग्नीफिकेशन 100 हो जाएगी। अगर हाई पावर लेंस इस्तेमाल कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव में 40x, ओकुलर लेंस चूंकि कांस्टेंट है हम इसको चेंज नहीं किया 10x, ये 10 मल्टीप्लाई 40 इज 400x। अगर हम आयल इमर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं तो आयल इमर्जन चूंकि इसकी मैग्नीफिकेशन 100x होती है और ओकुलर मैग्नीफिकेशन जो आई पीस जो मैग्नीफिकेशन है वो 10x है, 10 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 1000x। तो इमेज हमारे पास 1000 टाइम इन मैग्नीफाई हो जाएगा। Highest possible magnification with the compound light microscope is about 2000x। तो हम कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप से जो हाईएस्ट पॉसिबल मैग्निफिकेशन ले सकते हैं वो 2000 टाइम है। दिस इज द माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के मुख्तलिफ पार्ट्स और मुख्तलिफ फंक्शंस को भी डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो पार्ट है जिससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं उसको हम ऑकुलर लेंस कहते हैं, इसको हम आई पीस भी कहते हैं। तो इट रीमैग्नीफाई द इमेज फॉर्म बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस। तो ऑब्जेक्टिव लेंस से जो इमेज बनता है उसको ये दोबारा मैग्नीफाई करेगा। तो अभी हम कहते हैं कि जो मैग्नीफिकेशन पावर होती है इस ऑकुलर लेंस और ऑब्जेक्टिव लेंस की पावर को मल्टीप्लाई करने से हासिल होती है। बॉडी ट्यूब है, ट्रांसमिट्स द इमेज फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव लेंस टू द ओकुलर लेंस। ये बॉडी ट्यूब का काम ये है कि ऑब्जेक्टिव लेंस से जो इमेज बनता है उसको आई पीस तक पहुंचाना या ओकुलर लेंस तक पहुंचाना। फिर ऑब्जेक्टिव लेंस ये जो ऊपर है इसको हम बोलते हैं ये जो है आर्म है और ये ऊपर नोज पीस है। इसके नीचे हमें जो नजर आ रहा है ये ऑब्जेक्टिव लेंसेज हैं। ऑब्जेक्टिव लेंसेज इसमें 4x भी है, 10x भी है, 40x भी और 100x भी है। तो ऑब्जेक्टिव लेंसेज प्राइमरी लेंसेज होते हैं दैट मैग्नीफाई द स्पेसिमेन। तो ये वो प्राइमरी स्पेसिमेंस हैं जो इमेज प्राइमरी लेंसेज हैं जो इमेज को मैग्नीफाई करते हैं। और सबसे पहले जो लाइट स्पेसिमेन से एंटर होने के बाद स्ट्राइक करने के बाद ऑब्जेक्टिव लेंस तक ही पहुंचती है। स्टेज वो प्लेस है जहां पे हम अपनी माइक्रोस्कोपिक स्लाइड को होल्ड करते हैं। तो स्टेज होल्ड द माइक्रोस्कोप स्लाइड इन द पोजीशन। कंडेंसर फोकस लाइट थ्रू द स्पेसिमेन। ये नीचे हमारे पास कंडेंसर नजर आ रहा है, ये लाइट को फोकस करता है, इट फोकस लाइट थ्रू द स्पेसिमेन। फिर हमें डायफ्राम नजर आ रहा है कंडेंसर से बिलो।
डायफ्राम कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द कंडेंसर। तो कंडेंसर तक लाइट की जो एंट्री है उसको कंट्रोल करता है डायफ्राम। द अमाउंट ऑफ लाइट enters द कंडेंसर इज कंट्रोल्ड बाय द डायफ्राम। उसके बाद जब हम ये हमारे पास जो नॉब्स हैं, इस एक को हम बोलते हैं कोर्स फोकसिंग नॉब और दूसरे को बोलते हैं फाइन फोकसिंग नॉब। कोर्स में जस्ट फॉर एडजस्टमेंट करते हैं और फाइन से हम क्लियरेंस करते हैं। इसके बाद हमें मिलता है इल्यूमिनेटर, जिससे जो लाइट सोर्स होता है, और ये बेस है। तो ये मुख्तलिफ पार्ट्स हैं माइक्रोस्कोप के, मुख्तलिफ पार्ट्स के मुख्तलिफ फंक्शंस हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन इसमें आपको डायफ्राम का नजर आ रहा है जो कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट है, फिर कंडेंसर जो फोकस लाइट थ्रू द स्पेसिमेन, फिर ऑब्जेक्टिव लेंस और ऑक्यूलर लेंस। अब हम बात करते हैं डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी की। डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी इज यूजफुल टू एग्जामिन लाइव और अनस्टैंड स्पेसिमेन। जब हम लाइव या अनस्टैंड स्पेसिमेन को देखेंगे उसके लिए हम डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करेंगे। डार्क फील्ड नाम से जाहिर है कि इसमें फील्ड डार्क होती है और इमेज ब्राइट होता है। तो हम देख सकते हैं कि हम जो फील्ड है वो डार्क है और इमेज क्या है, ब्राइट है। तो इसमें हम लाइव सेल को देखते हैं, इसमें हम अनस्टैंड सेल को देख सकते हैं। लाइट सेंसिटिव ऑर्गेनिज्म को भी यहाँ पे हम देख सकते हैं। स्पेसिमेन दैट लेक कंट्रास्ट विद देयर बैकग्राउंड, स्पैरोकीट्स विच कॉजेज साइफल्स, यहाँ पे हम इनको ऑब्जर्व करते हैं। डार्क फील्ड कंडेंसर विद ओपेक डिस्क। तो डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी में हम इस्तेमाल करते हैं डार्क फील्ड कंडेंसर। डार्क फील्ड कंडेंसर में हमारे पास इसमें एक ओपेक डिस्क लगी होती है which blocks the light that would enter the objective lens directly। तो ये ओपेक डिस्क जो है ये लाइट को डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव लेंस में एंट्री से प्रिवेंट करता है। लाइट रिफ्लेक्ट्स ऑफ स्पेसिमेन एट एन एंगल। तो लाइट स्पेसिमेन से रिफ्लेक्ट होती है एक स्पेसिफिक एंगल पे। ओनली लाइट रिफ्लेक्टेड बाय द स्पेसिमेन एंटर्स द ऑब्जेक्टिव लेंस। तो वो लाइट सिर्फ ऑब्जेक्टिव लेंस में एंटर होती है जो रिफ्लेक्ट होगी, नो डायरेक्ट बैकग्राउंड लाइट। चूंकि यहाँ पे हमने बैकग्राउंड नहीं देखना, सिर्फ स्पेसिमेन को देखना है, तो लाइट इमेज जो होता है वो लाइट स्पेसिमेन अगेंस्ट द डार्क बैकग्राउंड। इमेज लाइट होगा, बैकग्राउंड डार्क होगा। डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप कैसे काम करती है, जैसे हमने डिस्कस किया, ये लाइट सोर्स है, इसके बाद ये ओपेक डिस्क है और साथ ये इसका कंडेंसर लगा हुआ है। डार्क फील्ड कंडेंसर, ओपेक डिस्क। तो ओपेक डिस्क ने लाइट को डायरेक्ट स्पेसिमेन पे एंटर होने से रोक दिया। अब कंडेंसर से लाइट गुजरते हुए ये जब स्पेसिमेन तक पहुंचेगी, स्पेसिमेन है, जो अनरिफ्लेक्टेड लाइट है वो बाहर चली जाएगी और ओनली लाइट बाय एज कैप्चर बाय द ऑब्जेक्टिव लेंस। तो वो लाइट जो स्पेसिमेन से रिफ्लेक्ट होगी उसको ऑब्जेक्टिव लेंस क्या करेगा, कैप्चर करेगा और फिर ये ओकुलर लेंस तक पहुंच जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ओपेक डिस्क ने जो बैकग्राउंड है उसको क्या किया, उसको डार्क किया। तो डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी में ओपेक डिस्क का इस्तेमाल करते हैं ताकि लाइट स्पेसिमेन तक ना पहुंचे और सिर्फ वही लाइट ऑब्जेक्टिव लेंस तक पहुंचे, ऑब्जेक्टिव लेंस तक डायरेक्ट न पहुंचे। तो वही लाइट ऑब्जेक्टिव लेंस तक डायरेक्ट पहुंचे जो स्पेसिमेन से रिफ्लेक्ट होकर जाए और फिर ऑब्जेक्टिव लेंस से रिफ्लेक्ट होकर फिर ओकुलर लेंस तक पहुंचे और इमेज मैग्नीफाई हो जाए। नेक्स्ट माइक्रोस्कोप आती है फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी। फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी इज आल्सो यूजफुल टू एग्जामिन लाइव स्पेसिमेन। तो ये लाइव स्पेसिमेन को एग्जामिन करने के इस्तेमाल करते हैं। फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी को इस्तेमाल करते हुए कोई फिक्सिंग की और स्टैनिंग की जरूरत नहीं पड़ती, चूंकि स्टैनिंग और फिक्सिंग से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो सेल्स होते हैं, वो किल हो जाते हैं। तो जब हमने लाइव सेल को कवर करना होता है, उनको देखना होता है, तो हम फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी को इस्तेमाल करते हैं। फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी परमिट्स डिटेल एग्जामिनेशन ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर। फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी का असल में जो इस्तेमाल है इंटरनल स्ट्रक्चर्स को एग्जामिन करने के लिए हम यूज करते हैं। फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी में हम स्पेशल ऑब्जेक्टिव लेंस इस्तेमाल करते हैं और स्पेशल कंडेंसर इस्तेमाल करते हैं जिसके पास रिंग शेप डायफ्राम होता है। तो इसका फायदा ये होता है कि ये स्मॉल जो डिफरेंसेस होते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में और इंटरनल स्ट्रक्चर्स में उनको भी क्लियर कर देता है। एक्सेंचुएट मीन क्लियर द स्मॉल डिफरेंसेस इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड द इंटरनल स्ट्रक्चर्स। फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी में जो इमेज बनता है, डायरेक्ट रेज एंड द रिफ्लेक्टेड लाइट रेज कम टुगेदर।
जो डायरेक्ट रेज आती हैं और जो रिफ्लेक्टेड रेज होती हैं वो आपस में इकट्ठी हो जाती हैं, फॉर्मिंग एन इमेज विद मेनी शेड्स ऑफ ग्रे टू ब्लैक। तो इसमें क्या होता है कि जो जो इमेज बनता है वो क्लियर जो है ना वो इमेज बनता है। तो फॉर्मिंग एन इमेज विद मेनी शेड्स ऑफ ग्रे टू ब्लैक, तो उस इमेज के बहुत से शेड्स बनते हैं, वो ग्रे से लेकर ब्लैक तक बहुत शेड्स बनाता है। फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप कैसे काम करती है? तो फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप में जो लाइट सोर्स होता है, लाइट सोर्स के बाद हमारे पास जो स्पेशल डायफ्राम, यहाँ पे जो एनुलर डायफ्राम है, इसको हम बोलते हैं रिंग शेप डायफ्राम। तो इसके बाद हमें कंडेंसर स्पेशल मिलता है। फिर हमारे जो स्पेसिमन से जब लाइट आती है तो इसमें क्या होता है, रिफ्लेक्टेड और डायफ्रैक्टेड लाइट अल्टर्ड बाय द स्पेसिमन। जो लाइट रिफ्रैक्ट हो गई या डायफ्रैक्ट हो गई उसको स्पेसिमन अल्टर करेगा। तो फिर क्या होगा, डायफ्रैक्टेड लाइट मीन अनअल्टर्ड बाय द स्पेसिमन, डायफ्रैक्शन प्लेट, ये दोनों जो लाइट्स हैं यहाँ पे हमें इकट्ठी मिलेंगी और बाद में जाकर हमारी ओकुलर लेंस तक से इकट्ठी दोनों कंबाइन हो जाएंगी। जब कंबाइन होगी तो हमें एक क्लियर फेज कंट्रास्ट किस्म का इमेज मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी में एनुलर डायफ्राम इस्तेमाल करते हैं, कंडेंसर लेंस इस्तेमाल करते हैं स्पेशल किस्म का, और जो स्पेसिमन जब उसमें से लाइट गुजरेगी तो रिफ्रैक्टेड जो लाइट है या जो रिफ्लेक्टेड और रिफ्लेक्टेड दोनों लाइट जो हैं वो बाद में जाकर इकट्ठी हो जाती हैं और हमें वो एक एनलार्ज किस्म का इमेज प्रोड्यूस करती हैं। तो ये हमारे पास जो है ब्लंटेडियम कोलाई या कोई प्रोटोजोन हम देख सकते हैं बाय यूजिंग लाइट माइक्रोस्कोप। फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप से लिया हुआ ये इमेज है। फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी, फ्लोरेसेंस नाम से जाहिर है कि विच ग्लो। फ्लोरेसेंस एबिलिटी ऑफ सब्सटेंस टू एब्जॉर्ब शॉर्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट एंड इमिट देम एट ए लॉन्गर वेवलेंथ। वो शॉर्ट वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करके लॉन्गर वेवलेंथ को इमिट करते हैं। तो नेचुरल फ्लोरेसेंस, सम माइक्रोनिज्म फ्लोरेसेंस नेचुरली अंडर द यूवी लाइट सिडोमिनास, कुछ ऐसे होते हैं कि जो कुदरती तौर पर फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करते हैं। फ्लोरोक्रोम ये एक फ्लोरेसेंस डाई है जो अक्सर हम मुख्तलिफ किस्म की फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप में इस्तेमाल करते हैं। एक्रिडीन ऑरेंज है, इम्यूनोफ्लोरेसेंस है। तो एक्रिडीन ऑरेंज बाइंड्स टू न्यूक्लिक एसिड, कलर सेल्स ऑरेंज, ग्रीन और येलो डिपेंडिंग ऑन द लाइट सोर्स। तो एक्रिडीन ऑरेंज भी एक फ्लोरेसेंस सब्सटेंस है। जब हम इसको इस्तेमाल करते हैं तो ये माइक्रोस्कोप में जब हम इसको ऑब्जर्व करते हैं तो ये ग्लो देता है, ये कलर देता है, येलो, ग्रीन या मुख्तलिफ लाइट के सोर्स पर बात डिपेंड करता है कि वो कौन सा कलर प्रोड्यूस करेगा। इम्यूनोफ्लोरेसेंस, फ्लोरेसेंस एंटीबॉडीज कैन बी यूज्ड टू डिटेक्ट स्पेसिफिक एंटीजेंस। तो हम अगर एंटीजन को डिटेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम इम्यूनोफ्लोरेसेंस टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। वेरी यूजफुल फॉर द रैपिड डायग्नोसिस ऑफ द स्पेसिफिक डिजीजेज। साइफर्स के डायग्नोसिस में हम इम्यूनोफ्लोरेसेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो इल्यूमिनेशंस ब्राइट ऑब्जेक्ट अगेंस्ट अ डार्क बैकग्राउंड, इसमें जो ऑब्जेक्ट होता है, जो स्पेसिमन होता है वो चमकता होता है, ल्यूमिनेसेंट होता है, फ्लोरेसेंस होता है, लेकिन जो बैकग्राउंड होता है वो डार्क होता है। DIC, डिफरेंशियल इंटरफेरेंस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी, accentuates mean we clear distinction of the light that pass through specimen uses two beams of light। इसमें हम दो किस्म की beams of light इस्तेमाल करते हैं। Confocal microscopy, cells stand with the fluorochrome dye, इसमें हम सेल को फ्लोरोक्रोम डाई से स्टैंड करते हैं। शॉर्ट वेवलेंथ ब्लू लाइट यूज टू एक्साइट द डाइज, इसके अलावा हम जो है ना वो शॉर्ट वेवलेंथ का इस्तेमाल करते हैं। और द लाइट इल्यूमिनेट्स ईच प्लेन इन द स्पेसिमेन टू प्रोड्यूस 3 डायमेंशन इमेज। तो इसमें जो लाइट होती है वो हर प्लेन को इल्यूमिनेट करती है ताकि 3 डायमेंशनल इमेज प्रोड्यूस हो। तो अप टू 100 माइक्रोमीटर डीप तक ये पेनिट्रेशन इसकी होती है। Limitation of the light microscope, magnification up to 2000x, resolving power सिर्फ 0.2 micrometer है। Because of the limits of the magnification and the resolving power, viruses and most internal structure of cells cannot be seen with the light microscope। चूंकि इसकी limitations हैं, इसकी magnification power इतनी ज़्यादा नहीं है और resolving power भी इतनी ज़्यादा नहीं है, इसलिए हम internal structures मुख्तलिफ सेल्स की और वायरसेस की डिटेल स्ट्रक्चर को हम लाइट माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल करके हासिल नहीं कर।
तो इसके लिए फिर हम इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वर फर्स्ट डेवलप्ड इन 1932 एंड बिकेम वाइडली अवेलेबल इन 1940s। यूज ए बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इंस्टेड ऑफ बीम ऑफ लाइट। हम इसमें बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल करते हैं इंस्टेड ऑफ बीम ऑफ लाइट, और इसमें मैग्नेटिक लेंसेज इस्तेमाल होते हैं इंस्टेड ऑफ द लाइट लेंसेज। वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम इज अबाउट 1 लाख टाइम स्मॉलर देन द विजिबल लाइट। क्योंकि इसकी वेवलेंथ बहुत कम होती है, तो जितनी वेवलेंथ ज्यादा कम होगी उतना इसकी पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होगी, उतनी उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। यूज्ड टू एग्जामिन स्ट्रक्चर्स टू स्मॉल टू बी रिजॉल्व विद अ लाइट माइक्रोस्कोप। तो जो चीजें लाइट माइक्रोस्कोप से रिजॉल्व नहीं हो सकती, मैग्नीफाई नहीं हो सकती, उनको हम फिर उनके लिए हम इस्तेमाल करते हैं लाइट माइक्रोस्कोप। तो लाइट माइक्रोस्कोप की बुनियादी तौर पर दो टाइप्स हैं, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, टेम और सेम। Transmission electron microscope gives excellent view of internal structure। तो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को हम इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो मैग्निफिकेशन पावर होती है वो 1 लाख टाइम होती है, या इससे ज्यादा भी हो सकती है। इसकी जो रिजॉल्विंग पावर है वो 2.5 नैनोमीटर। 2 डायमेंशनल इमेज प्रोड्यूस करता है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ड्रॉबैक्स ऑफ द ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात करें तो ड्यू टू लिमिटेड पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन ओनली व्यू वेरी थिन स्लाइसेस ऑफ स्पेसिमेन। तो इसमें हम थिन स्लाइसेस को ही हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। मस्ट स्लाइस, फिक्स, डिहाइड्रेट एंड व्यू स्पेसिमेन अंडर ए वैक्यूम। तो इसमें हमने जो स्पेसिमेन होता है उसको हमने उसके स्लाइसेस बनाने होते हैं, उसको फिक्स करना होता है, उसको डिहाइड्रेट करना होता है, और उसको हमने वैक्यूम में ऑब्जर्व करना होता है। तो स्टैनिंग में भी यूज टू एनहांस इमेज कंट्रास्ट। तो इमेज के कंट्रास्ट को, कलर को, इमेज की जो क्लियरेंस को ज्यादा करने के लिए हम उसको स्टैन भी करते हैं। तो ट्रीटमेंट स्केल स्पेसिमेन एंड मे कॉज श्रिंकेज एंड डिस्टॉर्शन ऑफ द सेल्स। तो जब हम उस सेल को ट्रीट करेंगे, उसको हम स्टैन करेंगे, उससे वो सेल श्रिंक भी हो सकता है, सेल किल भी हो सकता है, और इससे फिर हमें आर्टिफैक्ट स्ट्रक्चर मिलती हैं कि ओरिजिनल स्ट्रक्चर, आर्टिफैक्ट्स मीन रिजेंबल विद अदर। तो वो ओरिजिनल जो स्ट्रक्चर हम देखना चाहते हैं वो बाजू का दिखने में नहीं आती, तो आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं इससे। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप गिव्स एक्सीलेंट व्यू ऑफ द एक्सटर्नल सरफेस। तो जब हम एक्सटर्नल सरफेस को देखना चाहें तो हम स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन पावर होती है 10,000 टाइम। उसकी रिजॉल्विंग पावर जो है ना वो 20 नैनोमीटर है, इससे भी बेहतर हो सकती है। Scanning electron microscope give 3-dimensional image. More recent invention than the TEM used mainly to observe the surface of the cells and viruses. Specimens are covered with the layer of heavy metal, gold or palladium। इसमें जो स्पेसिमेन होते हैं उसको हम हेवी मेटल से कवर करते हैं, गोल्ड भी हो सकता है या ये पैलेडियम भी हो सकता है। A narrow beam of electrons, primary electrons beam is swept across the specimen surface. The electron on the specimen surface are knocked out, creating a secondary electron beam which is collected and amplified to the produce an image। पहले प्राइमरी इलेक्ट्रॉन बीम आते हैं और फिर उससे सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन बीम प्रोड्यूस होकर वो उससे इमेज जो है वो एम्पलीफाई होता है। स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोपी एंड एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोपी, जिसको हम एएफएम से एब्रिविएट कर सकते हैं, डेवलप इन द 1980s, यूज्ड टू ऑब्जर्व स्ट्रक्चर्स एंड सरफेस ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स एंड सिलिकॉन कंप्यूटर चिप्स। तो इससे इसको हम बायोलॉजिकल सरफेस से और सिलिकॉन कंप्यूटर चिप्स को ऑब्जर्व करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप uses a thin metal probe that scans the surface of the specimen। इसमें हम metal probe का इस्तेमाल करते हैं जो specimen के surface को scan करता है। Atomic force microscopy में uses a diamond and metal probe that scans surface of the specimen। Advantages of both microscope, scanning tunneling microscope और atomic force microscope के फायदे क्या हैं? हाई रिजॉल्विंग पावर देन द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। स्कैनिंग टनलिंग के और एफएम एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप की जो रिजॉल्विंग पावर है ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से बहुत ज़्यादा है। तो स्कैनिंग टनलिंग में हम मेटल प्रोब इस्तेमाल करते हैं और एटॉमिक फोर्स में हम डायमंड और मेटल प्रोब दोनों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, दोनों में
जो स्कैनिंग होती है वो सरफेस ही की होती है, लेकिन जो मैग्निफिकेशन पावर है या इसकी जो रिजॉल्विंग पावर है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से बहुत ज़्यादा है। नो स्पेशल स्पेसिमेन प्रिपरेशन रिक्वायर्ड, तो इसमें कोई स्पेशल स्पेसिमेन रिक्वायर्ड की जरूरत भी नहीं है, स्पेसिमेन प्रिपरेशन की जरूरत भी नहीं है। Have a look at the difference between the light microscope or optical microscope with the electron microscope। तो हम यहाँ पे ट्रांसमिशन टाइम माइक्रोस्कोप को डिफरेंशिएट करेंगे। यूजफुल मैग्निफिकेशन जो है वो लाइट माइक्रोस्कोप के 2000 टाइम 200x, और मैक्सिमम जो रिजोल्यूशन है इसकी 200 नैनोमीटर। इसके मुकाबले में जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उसकी 1 मिलियन टाइम 10 लाख टाइम इसकी मैग्निफिकेशन पावर है, और इससे ज़्यादा भी हो सकती है। और रिजॉल्विंग पावर 0.5 नैनोमीटर। इमेज प्रोड्यूस बाय लाइट रेस, इसमें इमेज इलेक्ट्रॉन बीम से बनते हैं। इमेज फोकस बाय द ग्लास ऑब्जेक्टिव लेंसेज, और इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑब्जेक्टिव लेंसेज। इमेज व्यू थ्रू, यहाँ पे ग्लास ओकुलर लेंस से हम व्यू करते हैं, यहाँ पे फ्लोरेसेंस स्क्रीन से हम इमेज को देखते हैं। स्पेसिमेन प्लेस्ड ऑन ग्लास स्लाइड इन द कॉपर मैश। स्पेसिमेन में बी अलाइव, यहाँ पे लाइट माइक्रोस्कोप में हम स्पेसिमेन लाइव हो सकते हैं, जिंदा हो सकते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में स्पेसिमेन लाइव नहीं होगा। स्पेसिमेन रिक्वायर स्पेशल स्टेन्स और ट्रीटमेंट, नॉट ऑलवेज, इसमें हर वक्त जरूरी नहीं है कि उसको स्टैनिंग करें, जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जरूरी है कि उसको हम स्टैन करें। How to operate the microscope with a binocular microscope, adjust ocular for both eyes। जब आप बाइनोकुलर का इस्तेमाल करें, बाइनोकुलर मीन जिसमें 2 आई पीसेस होते हैं, तो आप उसको अपनी आई के मुताबिक जो है ना एडजस्ट करें। डोंट शट वन आई वाइल ऑब्जर्विंग अंडर द माइक्रोस्कोप। जब हम माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करें तो कोशिश करें दोनों लेंसेज को इस्तेमाल कर अपनी आंख को बंद मत करें। हाउ टू प्रॉपरली कैरी द माइक्रोस्कोप, इसको हमेशा दोनों हाथों से कैरी करें। एक हाथ से कैरी करने की कोशिश मत करें, क्योंकि इससे इसको नुकसान भी पहुंच सकता है, लेंसेज डैमेज हो सकते हैं, इसके मुख्तलिफ पार्ट्स डैमेज हो सकते हैं। तो केयरफुली कैरी द माइक्रोस्कोप विद बोथ हैंड्स। ऑलवेज कैरी विद 2 हैंड्स। ओनली यूज लेंस पेपर फॉर क्लीनिंग। जब आप सफाई करें तो हमेशा लेंस पेपर का इस्तेमाल करें। डू नॉट फोर्स नॉब्स, जो नॉब्स होती हैं उनको फोर्स के साथ, उनको पावर के साथ जो है ना वो रोटेट मत करें, आराम से रोटेट करें ताकि उनके टूटने का खदशा ना हो। ऑलवेज स्टोर कवर, जब आप इसको स्टोर करें। हाउ टू ऑपरेट द माइक्रोस्कोप को, जो माइक्रोस्कोप है उसको इस्तेमाल कैसे करना है। इससे पहले हमने डिस्कस किया कि माइक्रोस्कोप होती क्या है, उसकी मुख्तलिफ टाइप्स कौन सी हैं, तो अब उसको इस्तेमाल कैसे करना है उसमें बात करते हैं। द माइक्रोस्कोप शुड बी प्लेस ऑन ए लेवल बेंच, आपने बेंच पे रखना है, विच शुड बी फ्री ऑफ वाइब्रेशन, कि उस बेंच में कोई वाइब्रेशन, कोई हरकत ना हो। द पावर सॉकेट टू विच द माइक्रोस्कोप इज प्लग्ड शुड नॉट लूज और स्पार्किंग। तो जिस पावर सॉकेट में आपने उसको प्लग किया है, वो पावर सॉकेट जो है वो लूज ना हो, उसमें स्पार्किंग ना हो। The height of the microscope or chair should be adjusted in such a way that the user's eyes are directly on the eyepiece। तो उसकी हाइट इतनी कंफर्टेबल हो कि जो यूजर्स की आईज हैं वो डायरेक्टली आई पीस तक पहुंच सकें, उसको ज़्यादा झुकना भी ना पड़े और ज़्यादा बैठना भी ना पड़े, तो उसके लेवल के मुताबिक एडजस्टेड हो। प्लेस द स्पेसिमेन ऑन द स्टेज, स्विच टू द 10x ऑब्जेक्टिव एंड द फोकस। जो स्पेसिमेन है उसको स्टेज पर रखें आराम के साथ, और फिर जो आपका ऑब्जेक्टिव लेंस है उसका सबसे पहले कोशिश करें लोअर मैग्निफिकेशन पावर 10x को इस्तेमाल करें। टर्न ऑन द पावर एट द वॉल एंड पावर स्विच ऑन द माइक्रोस्कोप। आप जो वॉल में जो आपका स्विच लगा हुआ है, जो आपका प्लग है, उसको पहले टर्न ऑन करें, और फिर अपनी माइक्रोस्कोप को फिर टर्न ऑन करें। माइक्रोस्कोप के साथ जो छोटा सा बटन होता है उस पावर बटन को ऑन करें, ताकि उस माइक्रोस्कोप में जो लाइट है वो ऑन हो जाए। इंश्योर द लाइट बीम डायफ्राम इज ओपन, उसमें जो डायफ्राम होता है उसको ओपन रखना है ताकि लाइट आसानी के साथ एंटर हो सके। स्टार्ट विद द लाइट सेटिंग एट लो टू मीडियम। लाइट को आपने लो से मीडियम में सेट करना है। डिपेंडिंग ऑन द सैंपल बीइंग एग्जामिन्ड द कंडेंसर में नीड टू बी एडजस्टेड। अब सैंपल पर डिपेंड करता है कि आपने अपने कंडेंसर को एडजस्ट करना है, कितनी लाइट आपको चाहिए उसके मुताबिक आपने अपने कंडेंसर को एडजस्ट करना है। सिक्योर द स्लाइड यूजिंग द आर्म्स ऑन द माइक्रोस्कोप स्टेज। अब माइक्रोस्कोप के स्टेज पर
जो है ना वो छोटे से स्टेज होल्डर लगे होते हैं, उनको इस्तेमाल करते हुए अपनी स्लाइड को प्लेस करना है। When starting to examine a slide, select the low powered X4 object lens first. तो आप X4 से भी इस्तेमाल कर सकते हैं और X10 से भी इस्तेमाल कर सकते हैं. Your eye level should be just above the eyepiece. Then look down the eyepieces and gently slide them together until you see a single object. आपकी जो आई लेवल हैं वो just above the eyepiece हों, then look down the eyepieces and gently slide them together until you see single object. तो आप उसको फिर अपने स्टेज को मूव करते रहें उस वक्त तक जब तक आपको एक सिंगल ऑब्जेक्ट नजर नहीं आ जाता. लोकेट एन एरिया ऑफ द स्लाइड दैट इंक्लूड पार्ट ऑफ द सैंपल. तो आप उस एरिया को लोकेट करें, आप उसके स्टेज को मूव करते हुए लेफ्ट राइट करते हुए जो अप डाउन अपने कोर्स एडजस्टमेंट करते हुए अपने उस एरिया को लोकेट करें जहां पे आपका सैंपल मौजूद है. टू ब्रिंग द स्लाइड इनटू द फोकस, रोटेट द कोर्स फोकस. पहले आपने जो उसको स्लाइड को फोकस करने के लिए आपने कोर्स फोकस का इस्तेमाल करना है. कोर्स फोकस मीन जिसमें आपने फोकसिंग करना होता है. स्लोली अंटिल द सैंपल कैन बी विजुअलाइज क्लियरली. तो आप उस जो कोर्स एडजस्टमेंट है उसको आप आस्ते आस्ते जो है ना उसको रोटेट करें ताकि उसकी जो विजुअलाइजेशन है वो आप आसानी के साथ ऑब्टेन कर सकें. वंस एन एरिया ऑफ इंटरेस्ट हैज बीन आइडेंटिफाइड, जब आपका एरिया आइडेंटिफाई हो जाए, आपका स्पेसिमेन आपको क्लियर हो जाए, रोटेट थ्रू द ऑब्जेक्टिव लेंसेज टू द हाई पावर. तो आप ऑब्जेक्टिव लेंस को हायर पावर पे लेके जा सकते हैं. पहले अगर आपने 10 किया तो आप 40 इस्तेमाल कर सकते हैं. और अब उसके बाद फिर डिटेल स्ट्रक्चर के लिए आपने आयल इमर्जन वाला लेंस इस्तेमाल करना है जो 100x होता है. द आयल इमर्जन लेंस एंड द आयल इज रिक्वायर्ड टू लुक एट द सेल डिटेल्स. सेल की डिटेल स्ट्रक्चर के लिए, बैक्टीरिया की डिटेल स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करने के लिए आपने फिर आयल इमर्जन लेंस का इस्तेमाल करना है. इसमें आपने आयल इस्तेमाल करना होता है. Rotate the objective lens slightly, leaving a separate space to add a drop of immersion oil to the slide directly over the spot of the light. तो आप अपने ऑब्जेक्टिव लेंस में इतनी सी उसको रोटेट करें ताकि एक स्पेस बन जाए ताकि आपका ऑयल इमर्जन जो है उसको ऐड करना आसान हो. तो जब आप ऑयल इमर्जन डाल देंगे उसके बाद फिर आपने 100x पे फोकस करके अपनी माइक्रोस्कोप को अपने ऑब्जेक्टिव लेंस को 100x पे फोकस करके फिर उसको आईपीस से ऑब्जर्व करना है. Look down the eyepieces and use the fine focus to bring the image into focus. फिर आपने फाइन कोर्समेंट का या फाइन फोकस का इस्तेमाल करना, फाइन एडजस्टमेंट का या फाइन एडजस्टमेंट का इस्तेमाल करना है. उसके अलावा वंस द एग्जामिनेशन इज कंप्लीटेड, रिमूव द स्लाइड एंड क्लीन द ऑयल फ्रॉम द इमर्जन लेंस. ओनली यूज लेंस टिश्यूज ऑन माइक्रोस्कोप ऑब्जेक्टिव्स. तो जब आप एग्जामिनेशन कर चुके होंगे, अपनी आप स्टडी कर चुके होंगे, कंप्लीट कर चुके होंगे, तो स्लाइड को रिमूव करें और ऑयल इमर्जन को क्लीन करें. तो ओनली यूज लेंस टिश्यू, आप सिर्फ लेंस टिश्यू का इस्तेमाल करें माइक्रोस्कोप के ऑब्जेक्टिव्स को क्लीन करने के लिए. एप्लीकेशन ऑफ द लाइट माइक्रोस्कोप. लाइट माइक्रोस्कोप और माइक्रोस्कोप की तो बहुत ज़्यादा अफादियत है इन द सेल बायोलॉजी, इन द बायोलॉजिकल साइंसेज. जितना लाइट माइक्रोस्कोप में जितनी एडवांसमेंट आई उतनी ही रिसर्च में एडवांसमेंट आई. सेल बायोलॉजी में मुख्तलिफ रिसर्चेज हुई, डिस्कवरी हुई. तो माइक्रोस्कोप ने सेल बायोलॉजी को डेवलप किया. लाइट माइक्रोस्कोप प्ले ए लार्ज पार्ट इन टुडेज बायोलॉजी. आज की बायोलॉजी में माइक्रोस्कोप का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. बायोलॉजिस्ट यूज माइक्रोस्कोप्स टू ऑब्जर्व ऑब्जेक्ट्स एंड डिटेल एट अ सेलुलर लेवल टू लर्न मोर अबाउट द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म. तो मुख्तलिफ किस्म के सेल्स को, ऑब्जेक्ट्स को सेलुलर लेवल पर देखने के लिए, उनकी मजीद स्टडी करने के लिए, उनको मजीद इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए बायोलॉजिस्ट माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं. Microscopes are also used to observe real-time movement in cells and organism. तो सेल्स और ऑर्गेनिज्म में रियल टाइम मूवमेंट को ऑब्जर्व करने के लिए माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है. Lastly, microscopes are used in biology to study diseases like cancer and AIDS, to help diagnose the diseases in patients and to help find a cure for them. तो माइक्रोस्कोप मुख्तलिफ किस्म के डिजीज़ के लिए, इन्फेक्शन के लिए को डायग्नोज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं और साथ उनके थेरापी फाइंड करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं. डिजीज इन पेशेंट एंड हेल्प टू फाइंड क्योर. तो जितनी अच्छी डायग्नोसिस होगी उतनी उसकी ट्रीटमेंट भी आसानी के साथ हो सकती है. तो डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट दोनों में माइक्रोस्कोपी का इंपॉर्टेंट रोल है. माइक्रोस्कोप आर यूज्ड व्हेन
studying light and optics to learn how light reflects through the converging lenses and how combination of different lenses with varying focal length affect the properties of the image. तो लाइट की प्रॉपर्टीज को, ऑप्टिक्स को, रिफ्लेक्शन को, कन्वर्जिंग प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने के लिए हम माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं. माइक्रोस्कोप्स आर यूज इन फॉरेंसिक्स टू हेल्प सॉल्व मेनी क्राइम्स. तो क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन में माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल होता है. ऑफन टाइम देयर विल बी ह्यूमन एविडेंसेस लेफ्ट ऑन द क्राइम. तो क्राइम सीन में मुख्तलिफ एविडेंसेस रह जाते हैं, तो उनकी बेस पे हम जो क्रिमिनल है उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं बाय यूजिंग माइक्रोस्कोप. दिस अलाउज फोरेंसिक साइंटिस्ट टू एग्जामिन द एविडेंस अंडर द माइक्रोस्कोप एंड मैच द रिजल्ट्स विद द डेटाबेस टू फाइंड द कल्प्रिट. तो कल्प्रिट को फाइंड करने के लिए, मुलजिम को फाइंड करने की, उनकी तलाश करने के लिए माइक्रोस्कोप, जो फोरेंसिक साइंटिस्ट हैं वो माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं कि जो एविडेंस वहाँ से मिला उसको कंपेयर करते हैं विद द डेटाबेस जो उनके पास होता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को इस्तेमाल करते हुए, अदर मुख्तलिफ टेक्निक्स को इस्तेमाल करते हुए. Mineralogists also use light microscope typically with a special preparation of sample called the thin section. तो जो मिनरोलॉजिस्ट होते हैं, जो मिनरल को स्टडी करते हैं, वो अपने थिन सेक्शन को स्टडी करने के लिए माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं. As the name implies, thin sections are very thin slices of rocks. जो rocks की thin slices होते हैं उनको कट करके उनसे सैंपल बनाते हैं, फिर उनको डिटेल स्टडी करते हैं बाय यूजिंग माइक्रोस्कोप. द सैंपल नीड्स टू बी थिन इनफ फॉर लाइट टू ट्रेवल थ्रू फ्रॉम द लाइट सोर्स टू यूजर्स आईज. तो वो जो सैंपल होता है, जो वो उनका सेक्शंस होता है, वो इतना थिन होगा ताकि उससे लाइट पेनिट्रेट कर सके, लाइट उससे ट्रेवल कर सके. The thin section will allow the shape of different crystal grains to be seen. तो जो thin section है उससे जो मुख्तलिफ shapes हैं, crystal grains हैं, allow the shape of different crystal grains to be seen. उसके जो मुख्तलिफ crystal के grains हैं उनकी shape को भी आसानी से देखा जा सकता है. थैंक यू सो मच. आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया माइक्रोस्कोप क्या होती है, रेजोल्यूशन पावर, मैग्निफिकेशन पावर, टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप और माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल कैसे करते हैं.